हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस करंट अफेयर्स में हम 31 जनवरी यानी आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत सारे न्यूली अपडेट्स आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपका डेली दिनचर्या जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ इसमें आ जाएगा, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, जिससे आपका जो डेली अपडेट्स है ना वो रिकवर होते रहेगा और अपडेट होते रहेगा। ओके, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। टेलीग्राम पे आपको जाना है, ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर आपको ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो और उसको रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये आप जो देख पा रहे हो, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ये जो देख रहे हो आप, एक मिनट। सो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये जो आप देख पा रहे हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक मिशन है। ठीक है, जूस मिशन। इसको लॉन्च किया जाए कहाँ से? एजेंसी स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुआना। तो किस ईयर में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंच गुआना में लॉन्च होगा, बिल्कुल सही है। कहाँ, किस ईयर में करेगा ये लॉन्च, किस ईयर में ये लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। 2024 नहीं है, 2024 काट दीजिए, दिसंबर 2023 नहीं है, अप्रैल 2023 है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जूस विल बी लॉन्च फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट इन कोरू ऑन एन एरियन 5 रॉकेट इन अप्रैल 2023। तो जूस जो है कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? यूरोप के स्पेस पोर्ट कोरू में है। एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2023 में। इट विल देन इम्बार्क ऑन एन 8 ईयर जर्नी। 8 साल लगेंगे इसको, मतलब वहाँ जुपिटर पे पहुंचने पे, समझ रहे हो? 8 साल, यानी कि अभी 2023 चल रहा है, प्लस 8 कर दो तो समझ लो कि 2031 में जो है जाके ये पहुंचेगा। सो सकते हो, पता नहीं कहाँ दुनिया कहाँ होगी। खैर, ये समझते हैं इसको। इट विल देन एम्बार्क एन 8 ईयर जर्नी विच इंक्लूड्स 5 बाइज ऑफ अर्थ एंड वेनस टू गेन मोमेंटम फॉर इट्स ट्रिप टू जुपिटर। ठीक है, तो मतलब कि इसको क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, अर्थ वेनस से क्रॉस करते हुए जाएगा जुपिटर तक। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो, तो बेसिकली जुपिटर का जो मून है ना, उसको वहां पे जाके एक्सप्लोर करेगा। ओके, तो वहां पे जाके इसको रिसर्च वगैरह करना है, जो भी करेगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ विच 2 प्लैनेट विथ मासेस कंपैरेबल टू दैट ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द स्टार GJ1002। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंटरनेशनल ग्रुप है रिसर्चर्स का, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक डिस्कवर्ड करा है। क्या डिस्कवर्ड करा है? 2 प्लैनेट, 2 ग्रह को डिस्कवर्ड करा है, जिसका जो मास है ना वो कंपैरेबली, मतलब अर्थ के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मतलब बिल्कुल पृथ्वी जैसे है हमारा, है ना। 2 प्लैनेट्स ऐसे फाउंड किया है, और जो किसके पास में है? ये एक स्टार है GJ1002, इसके पास में है। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हो, इमेज से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये सन है हमारा, ठीक है, ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है। तो यहाँ पे देख रहे हो अर्थ के जस्ट सिमिलर, यहाँ ऊपर में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? GJ1002b और GJ1002c। ये 2 प्लैनेट जो है बहुत सिमिलर दिख रहे हैं अर्थ के, और इसका जो मास है ना वो भी कंपैरेबल अर्थ के सिमिलर है। तो ये जो 2 प्लैनेट है इसको फाउंड किया गया है। 2 प्लैनेट का नाम क्या है? GJ1002b और GJ1002c। ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। दिस प्लैनेट्स लाई इन सो कॉल्ड हैबिटेबल जोन। तो हैबिटेबल जोन में जो है ये लाई करते हैं, याद रखिएगा इसको। विद इन विच वाटर कुड बी फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो उस जगह पे लाई कर रहे हैं हैबिटेबल जोन में, जहाँ पे रहा जा सकता है, यानी कि जहाँ पे वाटर की पॉसिबिलिटी है और वो लिक्विड फॉर्म में है। ओके, एंड विच इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द स्टार ड्यू टू इट्स लो ल्यूमिनिसिटी। तो बेसिकली ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है? स्टार के पास में ये लोकेटेड है, इसका पोजीशन। ठीक है, अगर लोकेटेड की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो क्योंकि इसका लो ल्यूमिनिसिटी है तो बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा। प्लैनेट बी और प्लैनेट सी, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्लैनेट बी की बात करें तो हैज अ मास स्लाइटली हायर देन अर्थ। तो का जो मास है उससे कंपैरेटिवली मतलब हाइयर है प्लैनेट बी की बात करें तो, यानी कि इसकी बात हो रही है। तो थोड़ा सा बड़ा देखने को लग भी रहा है आपको देखने में। प्लैनेट बी इज द क्लोजर ऑफ द 2 एंड इट्स ईयर लास्ट ओनली 10 days। ये जो है ये दोनों के पास में है, और ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो साल खत्म होता है वो 10 दिन का होता है, समझ रहे हो? 10 दिन में साल खत्म हो जाता है। तो प्लैनेट सी की बात करेंगे, इज अबाउट अ 3rd मोर मैसिव देन अर्थ, और ये 3रे नंबर पे है। ये मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड इट टेक्स 20 days टू ऑर्बिट द स्टार। तो स्टार को घूमने में इसको 20 दिन लगता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये कुछ जानकारी थी इसके बारे में, थोड़ा जानने को मिला हमें, तो ये जानो। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनाउंस दैट इट विल यूज काउ डंग टू पावर CNG कार्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये अनाउंस करा है कि भैया हम काउ डंग
ठीक है, गोबर का जो कंडा होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि काउ डंग को हम यूज करेंगे सीएनजी कार्स में पावर जनरेट करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये अनाउंस करा, तो इंडिया का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। तो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो इंडिया का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ये चीज अनाउंस करा है। सीएनजी समझते हो ना, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो ये जो है इन्होंने अनाउंस करा। तो सुजुकी ने जो है एमओयू साइन किया है एशिया के लार्जेस्ट डेयरी मैन्युफैक्चरर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। ओके, तो सुजुकी ने जो है इन्वेस्ट करा किस में, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, फुजीसान असागिरी बायोमास में। ठीक है, जो क्या करता है बेसिकली पावर को जनरेट करता है। तो पावर जनरेट करता है बायोगैस से, जो कि कहाँ से लिया जाता है, काउ डंग से। ये जापान की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करा है। तो बेसिकली बायोगैस की बात करें तो अब इसको यूज़ किया जाएगा सुजुकी सीएनजी मॉडल में, जिसका मतलब ये समझेंगे कि हम 70% सीएनजी कार मार्केट जो होगा इंडिया में वो इससे बनेगा। ठीक है, 70% अकाउंटेबिलिटी का 70% हो जाएगा अगर ये ऐसा इस मॉडल पे खड़ा उतरता है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन द रिसेंटली रिलीज फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, हु हैज स्लिप्ड फ्रॉम द 4th पोजीशन टू 7th पोजीशन, हिज वेल्थ हैज रीच्ड $96.6 बिलियन विद अ डेक्लाइन ऑफ $22.6 बिलियन। तो यहाँ पे देखो एक रिसेंटली अभी रिलीज किया गया फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। ठीक है, उसमें जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो है स्लिप कर गए हैं 4th पोजीशन से लेके 7th पोजीशन पर, मतलब 4th पोजीशन से गिर के कहाँ पे आ गए, 7th पोजीशन पे आ गया। उनका जो वेल्थ है, यानी कि उनका जो मतलब पैसा है, जो उनका जो वेल्थ है, यानी कि उनका जो अमाउंट है, पैसा है, तो वो 96.6 बिलियन था। और फिर घट के कितना आ गया, 22.6 बिलियन हो गया। वो कौन है, इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन गौतम अदानी। ठीक है, तो ये हुआ है। तो ये याद रखिएगा भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कौन है, बर्नर्ड अर्नोल्ड। ठीक है, बर्नर्ड अर्नोल्ड। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे इनका नेटवर्थ कितना है, $215 बिलियन। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन है, टेस्ला का सीईओ कौन है, एलन मस्क। ठीक है, इनका कितना नेटवर्थ, 170 बिलियन। ओके, इसको याद रखिएगा। और थर्ड नंबर पे आपके अमेजोन के सीईओ फाउंडर हो जाएंगे जेफ बेजोस। ओके, इसको याद रखिएगा। और इंडिया के सेकंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी की बात करें तो ये 10वें नंबर पे हो जाएंगे। इनका है $83.6 बिलियन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हु अमंग द 7 पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर पद्म अवार्ड। ओके, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमंग द 7 पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर पद्म अवार्ड। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पद्म अवार्ड्स जो है उसको नॉमिनेट किया गया, दिया गया 26 जनवरी में। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 पर्सन्स को जो दिया गया है पद्म अवार्ड इस साल, उसमें से एक कोई और भी है आंध्र प्रदेश से जिनको ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो कौन है, तो देख पा रहे हो इमेज में, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको, टॉय टाइप का दिख रहा है कुछ, तो इसको बोलते हैं एटिको पक्का टॉय क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो एटिको पक्का टॉय है ये बेसिकली। तो इनके जो क्राफ्ट्समैन है इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम एटिको पक्का टॉय की बात करें तो ये ट्रेडिशनल टॉय होता है जो एटिको पक्का विलेज जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम में। ठीक है, वराहा रिवर के किनारे। तो ये इन लोग के द्वारा ये बनाया जाता है, बेसिकली आर्टिसन जो होते हैं उनके द्वारा। ये लकड़ियों के द्वारा बनाया जाता है और इसमें नेचुरल डाइज लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मतलब जड़े या फिर पत्ते जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उन सबसे निकाल के बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली इससे बनता है। और जो आर्टिसंस होते हैं मेनली कौन से पेड़ का जो लकड़ी ये लोग यूज़ करते हैं, इसमें उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है अंकुडू। ठीक है, अंकुडू जो है ये पेड़ है और इसके लकड़ी को ये लोग यूज़ करते हैं बेसिकली इसको बनाने के लिए। ओके, बहुत सॉफ्ट होता है नेचर की वाइज देखें तो ये याद रखिएगा। अब ये जो टॉयज हैं इनके कोई शार्प एज नहीं होता है। ठीक है, नुकीले नहीं होते हैं। बेसिकली हर साइड से राउंड होते हैं, देख पा रहे हो इमेज में भी देख पा रहे हो, राउंड होते हैं हर साइड से। तो इसको जो है जीआई टैग भी मिला है 2017 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एटिको पक्का टॉयज को रिसीव हो चुका है जीआई टैग 2017 में। इतना बेसिक जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, जर्मनी बीट बेल्जियम इन द फाइनल्स टू लिफ्ट द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो अभी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल जो है उसको किसने नाम किया है, तो वो जर्मनी है। जर्मनी किसको हराया है, बेल्जियम को हराया। ठीक है, झंडा देख लो, यहाँ पे बेल्जियम लिखा है, उधर जर्मनी लिखा, तो ये जर्मनी है, ये बेल्जियम है। ठीक है, तो किसने जीता है, जर्मनी ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी लिफ्टेड द टाइटल ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत में हुआ है। ओके, कहाँ पे हुआ है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। ओके,
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो जर्मनी ने किसको हराया? बेल्जियम को हराया। जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम बाय 5-4 इन द पेनाल्टी शूट आउट। ओके, with this win, Germany became the fourth team to win 3 or more Hockey World Cup titles after Pakistan, Netherlands and Australia. तो इस जीत के बाद जर्मनी जो है वो फोर्थ टीम हो जाएगा जिसने तीसरी या उससे ज़्यादा बार जीता है इसको। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, विशाखापट्टनम विल बी द न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल से सीएम जगन मोहन रेड्डी। तो विशाखापट्टनम जो है अभी आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल बन गया है। इसके पहले क्या था? अमरावती था। तो अभी बन गया है क्या? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये किसने कहा? सीएम जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के वाई जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने कहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, यही है। तो इन्होंने जो है विशाखापट्टनम को नया कैपिटल अनाउंस कर दिया है। ओके, देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि G20 समिट हो रहा है, राइट। G20 समिट ये हमारा इस साल 2023 G20 समिट होगा भारत में। तो इससे बहुत सारे ग्लोबल समिट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, आंध्र प्रदेश कैपिटल वाईएसआर कांग्रेस चीफ called on investor to visit the new capital during global summit next month to see for themselves how easy it is to do business in his state. Visakhapatnam will be Andhra Pradesh's new capital, said during afternoon, indicating plans to develop Amravati on the banks of Krishna River as the capital city has been scrapped. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मतलब कुछ प्लान किया गया है कि अमरावती को डेवलप करना है बेसिकली। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बिजनेस को करना बहुत ईजी हो जाएगा इस पर्टिकुलर इस कैपिटल में। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जान लो कि चेंज हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन विच बॉडी इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2022 इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा बॉडी मतलब ऐसा उभर के आया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया है 2022 में, हाँ, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इसने ट्रेड करे हैं इसके टर्म्स में। तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी NSE की बात हो रही है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 2022 की बात करें तो डेली जो एवरेज टर्नओवर है एक्सचेंज का वो कितना पहुंच गया है? 470 करोड़। ठीक है, तो ये फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर है जब ये एक्सचेंज जो है इस टॉप पोजीशन पे पहुंचा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु वॉज किल्ड बाय US मिलिट्री रेड इन सोमालिया ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि USA के प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन है। तो इन्होंने जो है ऑर्डर के बाद US मिलिट्री ने रेड करा सोमालिया में और किसको मार गिराया? तो बिलाल अल सुदानी, ये देख पा रहे हो इमेज में, अ प्रोमिनेंट रीजनल लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट ग्रुप। इस्लामिक स्टेट ग्रुप का ये प्रोमिनेंट रीजनल लीडर है बिलाल अल सुदानी। तो इन्हीं को जो है मार के गिरा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ऑर्डर के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि US मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ है इसमें 10 मेंबर्स को और मारा गया टेररिस्ट ग्रुप के। ओके, और बिलाल सुदानी की बात करें तो ये रडार पे थे US इंटेलिजेंस ऑफिशियल के बहुत सालों से। तो बेसिकली यहाँ पे जो है रेड हो गया और इनको मार के गिरा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इनकी बात करें बिलाल सुदानी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए IS ऑपरेशन जो हो रहा था अफ्रीका में। और अगर ISIS की बात करें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो ऑपरेट होते हैं अफगानिस्तान में, वो दोनों को जो है ये बहुत एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ISIS की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो ये एक अलग ही टॉपिक है। ये मतलब मिलिटेंट जिहादिस्ट ग्रुप है जो कि इनका अलग ही सुन्नी ब्रांच होता है इस्लाम का, उनका अलग ही एक पॉलिसी होता है, उसी हिसाब से ये लोग चलाते हैं। फिलहाल वो अलग टॉपिक है। इस पर इतना देखो कि किसको मार गिराया है, तो बस ये जानो। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी अनाउंस इट्स प्लान टू बिल्ड द कंट्री फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन विच स्टेट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी ने अनाउंस करा है कि हमारा ये प्लान है कि हम कंट्री का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाएंगे। किस स्टेट में? तो उत्तराखंड में बनाएंगे। ठीक है, मतलब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनेगा, किस स्टेट में बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा। और ये जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे लोकेटेड होगा? रुद्रपुर में। ये एक्सपेक्ट किया गया कि फुल्ली ये ऑपरेशनल हो जाएगा कब? 2023 के एंड में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Who has signed a memorandum of understanding with Siemens Healthineers to make available low-cost MRIs, a step toward affordable healthcare and diagnostic access for every Indians। तो आप सब जानते हो ना, MRI का जो मशीन आता है बेसिकली वो बहुत महंगा होता है। MRI अगर आप कराने भी जाओगे तो समथिंग 3000 समथिंग लगता है। ठीक है, मतलब अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाओगे तो 3000 तो लग ही जाना है। तो उसमें कह रहा है कि किसने अभी साइन करा है एक मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन करा है सीमेंस हेल्थिनियर्स के साथ। ठीक है, अब ये क्या बनाएंगे? ये लो कॉस्ट MRI को अवेलेबल कराएंगे कि जो कि बेसिकली एक अच्छे हेल्थ केयर की तरफ अफोर्ड करता है कि हाँ भाई आप भी हर इंडियन हर भारतीय जो है इसको अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, डायग्नोस्टिक को एक्सेस ले पाएँ।
तो समीर, ठीक है, समीर क्या है, समीर जो है एक स्पेशलाइज्ड आरएफ माइक्रोवेव रडार कम्युनिकेशन सिस्टम है बेसिकली। तो इनके साथ जो है मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो ये अगर हम बात करें इसका पूरा क्या है, पूरा नाम अब जानेंगे तो क्या है, MEIT R&D इंस्टीट्यूट समीर, ठीक है। तो ये जो है आप देख पा रहे हो, ये इंडिया का प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, ठीक है, जिसको हम MET-Y बोलते हैं। और समीर जो है ये एक्रोनिम है बेसिकली, एक सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड रिसर्च। तो इन्होंने जो है MOU साइन करा है, ओके। किसके साथ साइन करा, सीमेन हेल्थिनियर्स के साथ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन। तो अभी हाल ही में किस मिनिस्टर ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है इनॉग्रेट करा है, तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल, देख पा रहे हो इमेज में। तो इनको, ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, इनको शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल। किस लिए किया है इसको, इसका एम क्या है, to connect all the stakeholders of logistic community using IT. It will improve efficiency and transparency by reducing cost and promoting the growth of logistics sector. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो मैराइन के लिए बना इनॉग्रेट करा गया है, तो बेसिकली और जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे लॉजिस्टिक कम्युनिटी में, उनको IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उनको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और जो भी एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी, उसको इम्प्रूव किया जाएगा और जो कोस्ट है मतलब उसको कम किया जाएगा, ताकि और भी लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें, जहाँ भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो और ज्वाइन कर सकें, कनेक्ट हो सकें एक दूसरे से, ठीक है, जिससे क्या होगा, लॉजिस्टिक सेक्टर्स जो है वो ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एशिया सेकंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज बीन कंस्ट्रक्टेड एट विच स्टेट। तो अभी क्वेश्चन में देखो, एशिया का सेकंड और कंट्री का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम क्या है, बजरंग सेतु, ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा किस स्टेट में, तो ऋषिकेश में, उत्तराखंड जो है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली ये बजरंग सेतु जो ब्रिज है ये क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, जनवरी का लास्ट डेट है, कल से फरवरी शुरू हो जाएगा, तो ये बेसिकली जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दिस ब्रिज इज कमिंग अप नेक्स्ट टू फेमस 90 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मण झूला। तो ये जो है 90 साल का जो लक्ष्मण झूला था, कहते हैं, कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियन के लिए बहुत सेफ नहीं है, लेकिन इसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना के, ठीक है, जो है रिमूव नहीं किया जाएगा, इसको प्रिजर्व किया जाएगा, एज ए हेरिटेज टाइप का बन जाएगा। और जो कंस्ट्रक्शन इसको बनाने में जो न्यू ब्रिज को आएगा वो कितना आएगा, 67 करोड़ लागत आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 28 जनवरी रिलीज ए स्पेशल डे कवर इन कमेमोरेटिव स्पेशली मिंटेड कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 75 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ डैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को एक स्पेशल डे को कवर किया है और इसको मतलब स्पेशली मतलब 75 रुपीज़ का 75 रुपीज़ का जो कॉइन को कॉमेमोरेट करा है, ठीक है, इसको स्मारक के तौर पे। तो 75 साल कंप्लीट हुए किसके, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, यानी कि NCC की बात हो यहाँ पर हो रही। तो NCC का जो 75 साल कंप्लीट हुआ उसके जो सेलिब्रेट करने के लिए इनको 75 रुपीज़ का कॉइन जो है इन्होंने द स्मारक के तौर पे लॉन्च किया है, ओके। तो NCC की बात कर ले, तो NCC की बात करें तो NCC का फॉर्म हुआ है 1948 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और किसके रिकमेंडेशन पे, कि HN कुंजरू कमेटी के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और NCC की बात करें तो लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, ओके। चलो आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हु बिकेम द फर्स्ट एशिया टू बैग एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर मूवी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कौन वो पहली एशियन वुमेन है जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है एज अ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर मूवी। उनकी मूवी है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो वो है माइकल यो। इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है माइकल यो की बात करें तो ये फर्स्ट एशियन है जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर मूवी द एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस, ओके। तो ये जो अगर इनकी बात करें तो मलेशिया की है, ये माइकल यो की बात करते हैं, मलेशिया की बेसिकली। इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में। उनका परफॉर्मेंस जो है इसी मूवी के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इनको 2022 में गौथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था, ओके। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 13, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज फॉर्म एंड विच कमिटी टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लेवल बाय प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन। तो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये एक कमेटी को फॉर्म करा है, ताकि जो क्या करेगा, जितने भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स या फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है वो ये कमेटी करेगी। तो कौन से कमेटी को इन्होंने फॉर्म करा है, तो ओवरसाइट कमेटी, उसका नाम क्या है, ओवरसाइट कमेटी को फॉर्म करा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, ओके। तो कमेटी विल बी हेडेड बाय खेल रत्न अवार्डी MC मैरी कॉम। तो ये खेल रत्न अवार्डी हम MC मैरी कॉम सबको पता है, तो इनके द्वारा हेड किया जाएगा। और अदर मेंबर्स होंगे जिसमें योगेश्वर दत्त और तिरुपति मुरुगुंदे होंगे, ओके। इतना बेसिक जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द डेबी हॉकली मेडल एनुअल अवार्ड सेरेमनी टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है किसने जो है डेबी हॉकली मेडल एनुअल अवार्ड सेरेमनी को जो इंट्रोड्यूस करा है ताकि जो आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर होंगी उनको ऑनर किया जाएगा। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऐसा इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, डेबी हॉकली मेडल एनुअल अवार्ड सेरेमनी। तो ये जो मेडल है ये किसके इक्विवेलेंट में होगा? सर रिचर्ड हैडली मेडल के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हो, मेडल इस तरीके से होगा क्योंकि डेबी जो है ये ओनली वुमन थी जिन्होंने जो न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 1998 में इन्होंने जीता था। ये अवार्ड लाया गया इन्हीं के नाम पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली वुमेन होंगे जिन्होंने जो कि NZC की प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है? हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।